नमस्कार दोस्तों, पारमिता एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था टीटी में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को, जैसे पोलियाना इफेक्ट, फ्लिन इफेक्ट, गेटवे ड्रग, ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजिकल बिलीव्स, एपिस्टेमोलॉजी, प्राइमिंग एंड हेगमोनियस मस्कुलिनिटी को। इस वीडियो में हम 3 अन्य टॉपिक कवर करेंगे, जो है जेंडर स्कीमा थ्योरी, सेल्फ रेगुलेशन थ्योरी और टाइम आउट टेक्निक। तो सबसे पहले हम समझते हैं जेंडर स्कीमा थ्योरी को। तो देखते हैं जेंडर स्कीमा थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जेंडर स्कीमा थ्योरी वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाय सैंड्रा बैम। द थ्योरी सजेस्ट दैट चिल्ड्रन यूज जेंडर एज ए स्कीमा टू ऑर्गेनाइज एंड गाइड देयर व्यू ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा है एक्वायर जेंडर स्पेसिफिक बिहेवियर्स थ्रू सोशल लर्निंग। तीसरा ओन थॉट प्रोसेस इनकरेज जेंडर डेवलपमेंट। और आखिरी पॉइंट है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द सोशल लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच। आइए अब इसको डिटेल से समझते हैं। तो इस थ्योरी को समझने के पहले आपको स्कीमा को समझना जरूरी है। आप सभी ने स्कीमा को जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी में समझा और पढ़ा होगा। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करने और व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है। जैसे यदि हमें किसी ने कहा बाहर कुत्ता भौंक रहा है, तो तुरंत हमारे दिमाग में कुत्ते का चित्र बनता है, ना कि किसी और जानवर का। यही स्कीमा है। इसे एक दूसरे उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका एक मित्र है अभिषेक नाम का, वो आपके घर आता है और आपकी माँ से बोलता है कि आप मेरे दोस्त को बुला दीजिए। आपकी माँ आपसे कहती है कि अभिषेक आया है, तो आपके दिमाग में तुरंत ही अभिषेक का प्रतिबिंब बनता है। इसे ही हम स्कीमा कहते हैं। अब समझते हैं जेंडर स्कीमा थ्योरी को। तो इसे प्रतिपादित किया था सैंड्रा बैम ने, जैसा कि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा कि जेंडर स्कीमा थ्योरी वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाय सैंड्रा बैम। तो जैसा कि इस थ्योरी के नाम से ही स्पष्ट है कि इस थ्योरी में हम जानेंगे कि बच्चों के दिमाग में जेंडर का स्कीमा कैसे और क्यों बनता है। अब यहाँ आप जेंडर और सेक्स में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सेक्स का तात्पर्य मेल या फीमेल को बायोलॉजिकली डिफरेंशिएट करने से होता है, वहीं जेंडर मेल और फीमेल के रोल से संबंधित है, और यहाँ हम जेंडर की बात कर रहे हैं। तो यह थ्योरी बताती है कि बच्चे के दिमाग में जेंडर को लेकर जो स्कीमा बनता है, वो उनके दुनिया को देखने और समझने के लिए उत्तरदायी होता है। जैसा कि इसमें पहले पॉइंट में बताया गया है कि जेंडर एज ए स्कीमा टू ऑर्गेनाइज एंड गाइड देयर व्यू ऑफ द वर्ल्ड। फिर अगला पॉइंट यह कहता है कि यह थ्योरी सोशल लर्निंग अप्रोच और कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच का मिला जुला रूप है। आई होप कि अभी तक आपने सोशल लर्निंग थ्योरी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ ली होंगी। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में आप बाइगोस्की साहब और अपने एल्बर्ट बंडूरा साहब को, तथा कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच में प्रमुख रूप से आप जीन पियाजे को पढ़ सकते हैं। तो ये जो सैंड्रा बैम की थ्योरी है जेंडर स्कीमा थ्योरी, ये सोशल लर्निंग थ्योरी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, या यूँ कहें कि सोशल लर्निंग अप्रोच और कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच का मिला जुला रूप है। अब हम देखते हैं सेल्फ रेगुलेशन थ्योरी, जिसे हिंदी में हम स्वविनियमन कहते हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन थ्योरी इज ए सिस्टम ऑफ कॉन्शियस पर्सनल मैनेजमेंट दैट हेल्प अस कंट्रोल व्हाट वी थिंक, से एंड डू। दूसरा है अकॉर्डिंग टू बंडूरा ह्यूमंस आर एबल टू कंट्रोल देयर बिहेवियर थ्रू ए प्रोसेस नोन एज सेल्फ रेगुलेशन। ये सेल्फ रेगुलेशन की जो प्रक्रिया है, ये एल्बर्ट बंडूरा द्वारा बताई गई, और इसका प्रतिपादन, इस थ्योरी का प्रतिपादन भी एल्बर्ट बंडूरा साहब ने ही किया था। बाद में कई साइकोलॉजिस्ट ने इसमें अपना अपना योगदान दिया। आखिरी पॉइंट कहता है कि सेल्फ रेगुलेशन इज ए प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व इन एक्विजिशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सेल्फ रेगुलेशन की डेफिनेशन हो गई। अब इसे हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो इस थ्योरी के अनुसार हर व्यक्ति के दिमाग में एक प्रबंधन की प्रणाली होती है जो हमें नियंत्रित करती है, हमारी सोच को नियंत्रित करती है, हम क्या कहें इसे नियंत्रित करती है, और हम क्या करें इसे भी नियंत्रित करती है। वहीं तीसरा पॉइंट जो कि है सेल्फ रेगुलेशन इज ए प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व इन एक्विजिशन, ऑर्गेनाइजेशन, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक डिफिनीशन है सेल्फ रेगुलेशन थ्योरी की। इसको हिंदी में हम इस तरह कह सकते हैं कि स्व विनियमन एक प्रक्रिया है जिसमें अधिग्रहण, संगठन और सूचना का उपयोग शामिल है। यदि इस डिफिनीशन को समझना चाहते हैं तो अगली स्लाइड में हम इसे डिटेल से समझते हैं। तो इस स्लाइड को शुरू करने से पहले आप एक छोटी सी घटना को समझिए। मान लीजिए कि आप एक शादी समारोह में गए हुए हैं, तो वहाँ रिसेप्शन पार्टी में आपका मन रसगुल्ले खाने को होता है, पर जैसे ही आप उस ओर बढ़ते हैं आपको ध्यान आता है कि आपको डायबिटीज है। अब आप थोड़ा सा संयम बरतते हैं और रसगुल्ले को हाथ नहीं लगाते। तो इस इंसिडेंट से यह क्लियर होता है
कि व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू शुड डू आर नॉट ऑलवेज द सेम थिंग। मतलब आप जो करना चाहते हैं और आपको जो करना चाहिए ये दोनों एक सी चीज़ें नहीं हैं, और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का काम करता है हमारे मस्तिष्क कॉन्शियस माइंड में जो एक प्रक्रिया चलती है जिसे हम सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन में 4 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम इस घटना से ही समझते हैं। तो जो हमने एक इंसिडेंट बताया, तो इस पूरी प्रक्रिया में 4 चीज़ें घटित हुई। पहला, आपने स्टैंडर्ड सेट किया कि रसगुल्ले खा लिया जाए। मतलब आपके दिमाग में आया कि रसगुल्ले खाने चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड सेट हुआ आपके दिमाग में। तो यहाँ से पहला कंपोनेंट पूरा होता है सेल्फ रेगुलेशन का। और जैसे ही आपके दिमाग में स्टैंडर्ड सेट होता है, वहाँ से मोटिवेशन काम करने लगता है, आप उस स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए जुट जाते हैं, आप में एंथुसियास्ट आ जाता है, एंथुसियाज्म आ जाता है। तो आप रसगुल्ले के पास पहुँचते हैं और जैसे ही आप हाथ बढ़ाते हैं, वहाँ से मॉनिटरिंग चालू हो जाती है। मॉनिटरिंग मतलब थॉट प्रोसेस। आपका दिमाग ये डिफ्रेंशिएट करने लगेगा कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये उचित है कि अनुचित है। इस पूरी थॉट प्रोसेस को मॉनिटरिंग कहते हैं। तो उसके बाद चौथा कंपोनेंट जो है मॉनिटरिंग, उसका रोल चालू हो जाता है। तो जैसे ही आप हाथ बढ़ाए, आपकी मॉनिटरिंग चालू हुई और आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस में ये प्रोसेस कंप्लीट हुई कि आपको डायबिटीज़ है, यदि आप रसगुल्ले खाएंगे तो आपकी डायबिटीज़ बढ़ जाएगी और आप तकलीफ में पड़ सकते हैं। जैसे ही मॉनिटरिंग की प्रोसेस खत्म हुई, आपको पता चल गया कि ये काम नहीं करना है, मतलब आपको अब स्टैंडर्ड जो आपने सेट किया था उस स्टैंडर्ड के खिलाफ जाना पड़ेगा। आपने स्टैंडर्ड सेट किया था रसगुल्ले खाने का, तो उसके खिलाफ जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको चाहिए विल पावर। तो विल पावर सेल्फ रेगुलेशन का इम्पोर्टेंट चौथा पॉइंट होता है, जो आपको स्टैंडर्ड के खिलाफ जाने में सहयोग करता है। तो इस तरह से हमने सेल्फ रेगुलेशन के चारों स्टेप्स देख लिए। अब सेल्फ रेगुलेशन के बाद, सेल्फ रेगुलेशन थ्योरी के बाद एक और टॉपिक है जो है टाइम आउट टेक्निक। तो इसे हम समझते हैं कि टाइम आउट टेक्निक है क्या। टाइम आउट इज ए फॉर्म ऑफ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन दैट इन्वॉल्व्स टेम्पोररीली separating a person from an environment where an unacceptable behavior has occurred. The goal is to remove that person from an enriched, enjoyable environment and therefore lead to extension of the offending behavior. It is an educational and parenting technique recommended by most pediatricians and developmental psychologists as an effective form of discipline. अब इस पूरी स्लाइड को हम अच्छे से समझते हैं। तो टाइम आउट टेक्निक हमारे या बच्चे के व्यवहार में कह लें, व्यवहार संशोधन का एक रूप है जिसमें किसी बच्चे को अस्थायी रूप से ऐसे वातावरण से अलग करना होता है जहां उसका व्यवहार असंगत या गलत होता है। यह अधिकांशतः बाल रोग विशेषज्ञ एवं मनोवैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित एवं प्रयोग में लाया जाता है। इस तरह की तकनीक का उपयोग कर हम बालकों में पाए जाने वाले अवांछनीय व्यवहारों को दूर कर सकते हैं। यह तकनीक मुख्यतः बालकों के अवांछनीय व्यवहार में सहयोगी मोटिवेशन एंड रिवार्ड्स को बालक से अलग करती है, जिसके अभाव में बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब देखते हैं दूसरी स्लाइड। दूसरी स्लाइड का पहला पॉइंट कहता है कि टाइम आउट इज ए डिसिप्लिन टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग चिल्ड्रन इन ए वेरी बोरिंग प्लेस फॉर सेवरल मिनट्स फॉलोइंग अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स। मतलब यह कि टाइम आउट टेक्निक में बालक को किसी बोरिंग प्लेस में कुछ मिनट्स के लिए रखा जाता है ताकि उसके अंदर अस्वीकार व्यवहार से, उसके अंतर्गत जो अस्वीकार व्यवहार है, जो अवांछनीय है, वो उससे दूर हो सके और उसे इस बात का एहसास हो सके कि मेरे द्वारा किया गया जो खास व्यवहार है, जो स्वीकार नहीं है और इसे मुझे बदलना होगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि डोंट स्टार्ट टू अर्ली, वेट अंटिल द चाइल्ड इज एटलीस्ट 2 years old to introduce time outs. Before that age, he will feel he is being punished but wouldn't understand why, since he can't connect his action with your reaction. तो इसमें एक मनाही भी है कि टाइम आउट टेक्निक कहाँ नहीं करना चाहिए। यह तकनीक 2 वर्ष से कम आयु के बालकों में नहीं अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि इस उम्र से पहले बालक को ऐसा लगेगा कि उसे सजा दी जा रही है, पर वह यह नहीं समझ पाएगा कि सजा क्यों दी जा रही है। वह 2 वर्ष की उम्र तक अपने एक्शन को अपने रिएक्शन से कनेक्ट कर पाने में असमर्थ होता है। तो ये हमने तीनों पॉइंट कवर कर लिए हैं। आज मैंने पुराने प्रश्न शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि तीनों टॉपिक में प्रश्न जनरली थ्योरी से ही पूछे जाते हैं या नाम से ही पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमने पहला टॉपिक जो कवर किया जेंडर स्कीमा थ्योरी का, उसमें से प्रश्न बना था कि जेंडर स्कीमा थ्योरी को किसने प्रपोज किया, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ जेंडर स्कीमा, हु प्रपोज द जेंडर स्कीमा थ्योरी, ये सवाल बना था।
दूसरा हमने पढ़ा था सेल्फ रेगुलेशन थ्योरी, इसमें भी सेम क्वेश्चन बना था कि सेल्फ रेगुलेशन थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया। और तीसरा जो हमने टॉपिक पढ़ा था टाइम आउट टेक्निक, तो उससे इस तरह का क्वेश्चन बना था कि बालक के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में खूब शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।